हेलो बच्चों, निक्स बायोलॉजिकल लाइफ में आपका स्वागत है। मेरा नाम निखेश चौहान है। ये लेक्चर विशेषतः हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई, वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो नीट में बच्चों इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्लस ये बात है कि ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का बेस बनाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इससे पहले जीएन रामाचंद्रन जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है। जीएन रामाचंद्रन जी ने रामाचंद्रन प्लॉट दिया था और इन्होंने बेसिकली कोलेजन की ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर पे काम किया। ठीक है, इन्होंने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट पे भी काम किया और इन्होंने ग्राफ दिया। उस ग्राफ के थ्रू इन्होंने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट की पोजीशन बताई। तो हम इनको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है। इस पूरे लेक्चर में बच्चों एनसीईआरटी को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा और कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाएगा। एक एक वर्ड को जो है क्लियर करवाया जाएगा आपको। जी एन रामाचंद्रन प्रोटीन संरचना के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व थे तथा मद्रास स्कूल ऑफ फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के संस्थापक थे। सन 1954 1954 में नेचर एक बहुत ही अच्छा जर्नल है, उसका नाम है नेचर में प्रकाशित कोलेजन की तिहरी कुंडली संरचना की खोज तथा रामाचंद्रन प्लॉट के उपयोग से प्रोटीन के बहुलक के विश्लेषण से संरचनात्मक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त हुई। बेसिकली इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया था, एक स्ट्रक्चर तो क्या, एक प्लॉट दिया था, एक ग्राफ दिया था जिसका नाम है रामाचंद्रन प्लॉट। एक दो बार नीट में इससे क्वेश्चन भी आ रखे हैं। आपका जन्म 8 अक्टूबर 1922 को दक्षिण भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र कोचीन के निकट एक गांव में हुआ था। आपके पिताजी एक स्थानीय कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे। अतः रामाचंद्रन की गणित के प्रति रुचि पैदा करने में उनका पर्याप्त प्रभाव था। आपने स्कूली शिक्षा पूरी करने के उपरांत मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में बीएससी ऑनर्स में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। आपने 1949 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जब आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे तब आपकी मुलाकात लाइनस पॉवलिंग से हुई और उनके अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर के मॉडल पर प्रकाशित कार्य से आप बहुत प्रभावित थे, जिससे आप कोलेजन की संरचना को हल करने की ओर आकर्षित हुए। आप 78 वर्ष की आयु में 7 अप्रैल 2001 को स्वर्गवासी हुए। तो बेसिकली बच्चों, अगर इस पैराग्राफ में से, इस इंट्रोडक्शन में से अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें यह आएगा कि रामाचंद्रन प्लॉट की डिस्कवरी किसने की थी। तो किसने की? जीएन रामाचंद्रन जी ने की। आई बात समझ में? और अगर क्वेश्चन आ जाए तो इन्होंने किस पे काम किया? इन्होंने ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर पे काम किया, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट पर। आई बात समझ में? देखो प्यारे बच्चों, सेल के चैप्टर में हम बेसिकली 5 टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हमारा कोशिका क्या है। सेकंड टॉपिक है हमारा कोशिका सिद्धांत, कोशिका का समग्र अध्ययन। फोर्थ टॉपिक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और फिफ्थ है हमारे यूकैरियोटिक कोशिका। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव और निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। सही बात है, जब हम बाहर देखते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं, तो हमको सॉइल भी मिलती है, हमको पत्थर भी मिलते हैं, हमको माउंटेन्स पर्वत भी देखने को मिलते हैं, पानी भी देखने को मिलता है, पेड़ पौधे भी देखने को मिलते हैं, जानवर भी देखने को मिलते हैं, इंसान भी देखने को मिलते हैं। सही बात है, तो हमको जीव और निर्जीव दोनों हमको देखने को मिलते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाता है और निर्जीव जीव नहीं हो सकता। तो ऐसा क्या है जिसके कारण जीव जीव कहलाता है और निर्जीव जीव नहीं हो सकता? इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई
जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। तो हम जीव उसको बोल सकते हैं जिसमें कोशिका उपस्थित है, और निर्जीव उसको बोल सकते हैं जिसमें कोशिका अनुपस्थित है। क्या लिखा हुआ है बच्चों आगे? सभी जीवधारी कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से मिलके बने होते हैं, जिन्हें एक कोशिक जीव कहा जाता है या कहते हैं, जबकि दूसरे जीव हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं और उन्हें बहुकोशिक जीव कहा जाता है। जो जीव एक कोशिका से मिलके बने होते हैं उन्हें एक कोशिक जीव कहा जाता है, और वो एक कोशिका ही अपने आप में संपूर्ण होती है, अपने जीवन के सारे काम कर सकती है वो एक ही कोशिका। उस एक कोशिका को किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, आगे ये पार्ट आ जाएगा। उस एक कोशिका को किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, वो अपने सारे के सारे काम कर सकती है, जैसे श्वसन भी कर सकती है, उत्सर्जन भी कर सकती है, पाचन भी कर सकती है। जितने के जितने अपने जीवन के सारे काम है वो एक कोशिका कर सकती है। तो कुछ जीव जो खाली एक ही कोशिका से मिलके बने होते हैं एक कोशिक जीव कहते हैं। जैसे एक कोशिक जीव कौन कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये कोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव कौन कौन से हैं? पेड़ पौधे, हम लोग, मानव, जानवर, जंतु, ये सब के सब बहुकोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव एक सिंगल सेल से मिलके बने होंगे, और बहुकोशिकीय जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने होंगे। आई बात समझ में? तो ये एक पैराग्राफ है स्टार्टिंग का। अब हम अगले पैराग्राफ के ऊपर आते हैं, जो कि पहला पैराग्राफ है। इसमें क्या दे रखा है कि कोशिका क्या है? व्हाट इज अ सेल? क्या लिखा हुआ है? कोशिकीय जीवधारी, जीवधारी जिनके पास में कोशिका है, सर्वतंत्र अस्तित्व यापन, और सेकंड है जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोशिकीय जीवधारी वो है जो सर्वतंत्र अस्तित्व यापन, अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जी सके, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे एक अमीबा किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। आई बात समझ में? जैसे एक पैरामीशियम जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और अपने जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम है। वो एक अमीबा या पैरामीशियम या बैक्टीरिया है, किसी के भी ऊपर, चाहे वो सिंगल सेल से बना हो चाहे मल्टी सेल से मिलके बना हो, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। अपना जीवन वो अकेले ही कर सकता है, और अपने जीवन के सारे काम है, जैसे श्वसन करना, उत्सर्जन करना, पाचन करना, वो सब के सब कर सकता है। तो कोशिकीय जीवधारी सर्वतंत्र अस्तित्व यापन व जीवन के सभी कार्य करने में सक्षम होते हैं। आई लाइन बात बच्चों समझ में? नहीं आई तो आप बताओ। कोशिका के बिना किसी का भी सर्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। कोशिका के बिना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो बच्चों, थोड़ा सा बाहर जाएंगे। देखो ये है परमाणु, ठीक है? परमाणु को हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? कि किसी भी द्रव्य की जो सूक्ष्मतम इकाई है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु। बहुत सारे परमाणु पास पास में आके क्या बनाते हैं बच्चों? अणु बनाते हैं, ठीक है? बहुत सारे अणु पास पास में आके क्या बनाते हैं? एक बड़ा अणु बनाते हैं जिसका नाम है वृहद अणु। हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और आप लोग 10th में भी वैसे पढ़ के आए हो। तो हमारे पास मैक्रो और माइक्रो दो दो टाइप के अणु होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल बच्चों बताओ। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। हमने क्लास 10th में पढ़ा बच्चों, प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं? अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। तो अमाइनो अम्ल क्या हो गया? हमारा अणु हो गया। है या नहीं बात? आई बात समझ में?
अब हमारा मृत अणु मिलके क्या बनाते हैं? कोशिकांग बनाते हैं। कोशिकांग कहाँ पे उपस्थित रहते हैं? कोशिका में। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब हमारी क्या है? कोशिकांग है, ऑर्गेनिल है, सेल ऑर्गेनिल। और ये सब कोशिकांग जब पास पास में आ जाते हैं और आपस में मिलके काम करते हैं और इनके बाहर एक झिल्ली आ जाती है तो क्या बनाते हैं? कोशिका, जिसको बोलते हैं सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की सूक्ष्मतम इकाई। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की सूक्ष्मतम इकाई। आई बात समझ में? अब इस कोशिका में क्या होगा? इस कोशिका में क्या होगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। क्या होगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचय क्रिया, हिंदी में बोलते हैं उपापचय क्रिया। उस उपापचय क्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। हमने क्लास 10th में पढ़ा, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका में कोशिकांग आपस में मिलके काम करेंगे और अलग अलग कोशिका अपना अपना इंडिविजुअल काम भी करेगा, मिलके भी काम करेंगे। उससे क्या होगी? उपापचय क्रिया होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। उस उपापचय क्रिया के फलस्वरूप एटीपी बनेगा। ये एटीपी क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। तो मैं जो ये बोल रहा हूँ, मेरे हाथों का मूवमेंट है, मेरे एक्सप्रेशन है, मेरे आंखों का जब ये झपकाना है, पलकों का झपकाना, ये सब इसमें क्या ऊर्जा लग रही है। तो हम लोग बेसिकली इसी एटीपी का यूज ले रहे हैं। और ये एटीपी कैसे बनता है? उपापचय क्रियाओं से बनता है। आई बात समझ में? ये कहाँ बन रहा है? कोशिकांग में बन रहा है, नहीं कोशिका में बन रहा है। अब ये कोशिकांग में नहीं बन रहा, ये वृहद अणु में नहीं बन रहा, ये यहाँ पे भी नहीं बन रहा और ये यहाँ पे भी नहीं बन रहा। तो कहाँ बन रहा है? ये कोशिका में बन रहा है। तो कोशिका से कम में पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? तो मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप के एटीपी बन सके। आई बात समझ में? तो इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है कि कोशिका के बिना किसी का भी सर्वतंत्र जीवन अस्तित्व नहीं हो सकता। कोशिका में ही हो सकता है, कोशिका के बिना इसका नहीं हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता। आई बात समझ में? कोई डाउट है? तो मिनिमम कोशिका तो होनी चाहिए, कोशिका से कम में पॉसिबल नहीं है। ये लाइन ये कह रही है कि कोशिका के बिना किसी का भी सर्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मतलब कोशिका से कम में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाकियों में मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोशिका में एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। आई बात समझ में? यस या नो? देखो बच्चों, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले कोशिका को देखा, डिस्कवरी नहीं की, खोज नहीं की, देखा। किस में देखा? कि पॉन्ड के वाटर में देखा। पॉन्ड में वाटर कहाँ से आया? बारिश हुई तो बारिश के पानी से पॉन्ड भर गया। ठीक है, जब वो पॉन्ड का वाटर घर पे लेके आए, अपने ऑफिस में, जो भी है घर या ऑफिस में लेके आए, तो उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में एक बूंद डाल के देखा तो उन्होंने कहा कि छोटे से जीव है जो इधर उधर हो रहे थे। आई बात समझ में? अब वो बहुत छोटे छोटे जीव थे, उन इसलिए उन्होंने इसको क्या, उन जीवों को क्या बोला? एनिमल्क्यूल्स बोला, सूक्ष्म जीव। तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले कोशिका को देखा, जीवित कोशिका को देखा। आई बात समझ में? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक से पहले 1665 में रॉबर्ट हुक हुए। रॉबर्ट हुक ने जो है सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका की खोज की। की खोज 1665 में। आई बात समझ में? किसमें की? कॉर्क में की, कॉर्क प्लांट में। तो सबसे पहले रोबोट हुक हुए थे 1665 में, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की कॉर्क में। उसके बाद में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा।
यहाँ पे लिख देते जीवित। जीवित कोशिका को देखा और उसको क्या बोला, एनिमल क्यूल्स, सूक्ष्म जंतु। फिर उसके बाद में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन हुए। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की और इन्होंने भी जब माइक्रोस्कोप में देखा, इन्होंने कहा कि यार जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, वो तो डेंस स्ट्रक्चर है। सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इनके सुधार के बाद फेस कॉन्ट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप ये है जो नॉर्मल लेबोरेटरी में मिल जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पूरे इंडिया में भी मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2 होंगे, 2 या 3, इससे ज्यादा तो नहीं, क्योंकि ये करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का आता है। आई बात समझ में? तो ये पैराग्राफ क्या कह रहा है? ये पैराग्राफ कह रहा है कि जो कोशिकीय जीवधारी होता है, ये सर्वतंत्र जीवन यापन कर सकता है, अपने अकेले रह सकता है और अपने जीवन के सारे काम कर सकता है। आई बात समझ में? और कोशिका से कम में जीवन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसमें कोशिका में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, वापसी क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, एटीपी बनता है। आई बात समझ में? इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलना, क्योंकि एक स्ट्रक्चर देने का काम कर रही है और ये फंक्शन करने का काम करती है। एंटनी वॉन ल्यूवेकॉन ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा, किसमें देखा, पॉन्ड वाटर में देखा। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्र की खोज की और 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की, किसमें, कॉर्क प्लांट में। फिर धीरे धीरे सुधार होता रहा, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप आए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, तो कोशिका का अध्ययन है जो और भी अच्छी तरीके से हो पाया। यस या नो? आई बात समझ में बच्चों? सेल थ्योरी वाला जो पैराग्राफ है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।